नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और एक और प्रीवियस ईयर कह सकते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोगों के बीच हूं एचएसएससी का, जो कि बहुत आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा, चाहे वो एचएसएससी स्टाफ नर्स या खास करके एमपीएचडब्ल्यू स्टाफ नर्स और एमपीएचडब्ल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ से नर्सिंग से क्वेश्चन उठाए हैं जो आप दोनों के लिए यहाँ पे काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग पीछे के पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी, और सिलेबस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था और आप लोग जानते भी हैं, बार बार इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, चैनल पे नया आया है, तो मैं उसको बताऊं तो देखिएगा, जितने आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और उसके अलावा यहाँ पे 4 जो सब्जेक्ट है यहाँ से 8-8 क्वेश्चन यहाँ आपके आने वाले हैं, यानी 32 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। और हरियाणा जीके की अगर हम लोग बात करेंगे तो 22, 23, 24, 25 तक आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। 23 हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि 25% सिलेबस बताया गया है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बच गए वो नेशनल जीके के क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। नेशनल जीके, कंप्यूटर, जिसमें करंट के क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से मिलेंगे। कंप्यूटर के क्वेश्चन पीजे रोहतक के एग्जाम में 10 पूछे गए थे, उतने क्वेश्चन आप लोगों से एचएसएससी नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में क्लर्क, इवन क्लर्क के एग्जाम में भी 2-4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे थे, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्लर्क के पेपर में भी जितने पूछे थे उससे तो कम ही यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा। क्या फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पेपर को आज का। और पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दूसरा कि साथ साथ कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को पता है, और आप पेपर को साथ साथ सोल्व कर सकते हैं। और वीडियो को पॉज करके भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के आउट ऑफ 90 यहाँ पे कितने मार्क्स बनते हैं। चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में हो सकता है कि टाइप करने में आप लोगों को थोड़ी सी समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़े, प्रोनाउंसिएशन को लेकर भी साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी ऑलमोस्ट ठीक रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस जिले में की गई थी। ऑप्शन 4 आप लोग देख पा रहे हैं, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुड़गांव। तो पहले आकाशवाणी केंद्र की जो स्थापना है बताइए हरियाणा के किस जिले में की गई थी। और मैं तो कहूँ कि आप लोगों को यहाँ पे इवन आप लोगों को ईयर तो कम से कम याद होना ही चाहिए कि किस साल में की गई थी। तो पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना रोहतक जिले में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? रोहतक जिले में की गई थी, और उस साल की गई थी जिस साल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की भी नींव रखी गई थी। किस वर्ष? 1966 में हरियाणा बना था, ठीक 10 साल बाद 1976 में, 1976 में। और ठीक 10 साल पहले, अगर हम लोग 66 से 10 साल पहले 56 में चलेंगे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव की थी। यानी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 1956 और एमडी 1976, और उसी वर्ष आकाशवाणी केंद्र की स्थापना भी रोहतक में हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी। इस प्रकार की जो आपकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित हैं या कुछ और जो स्कीम है वो आप लोग जरूर याद रखें। तो बताइए हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1 मार्च 2006, जनवरी 2006, और 1 जनवरी 2005 और 1 मार्च 2005। तो किस वर्ष की गई थी? 1 जनवरी 2006 को हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई। उम्मीद है आप लोग साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो रिकॉर्डेड है और प्रीमियर चल रहा है वीडियो का। आप लोग ऑप्शन जो आप लोगों को सही सूटेबल आंसर लगे उस ऑप्शन को आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था। तो किसका था? अग्र गणराज्य का। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अग्रवा यहाँ इनकी राजधानी थी, अग्र गणराज्य की। तो हरियाणा के हिसार में अग्र गणराज्य था, अग्रवा इनकी राजधानी थी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 8000 वर्ष पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई। हाल ही में ये न्यूज़ में रहा है, सितंबर अक्टूबर महीने की। अगर आप लोगों ने हरियाणा की करंट अफेयर देखी है और तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। हरियाणा के किस जिले में 8000 वर्ष पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है हिसार, रोहतक, भिवानी और जींद। तो बताइए क्या राइट आंसर है यहाँ पे, कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे पहला राइट आंसर है, हिसार से। नेक्स्ट है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है। विधानसभा मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही, तो आप लोग वीडियो में जाके उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने 3-4 टॉपिक आप लोगों को कवर करवाए हैं। विधानसभा, पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, 13वीं 14वीं। तो वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है। 13वीं इससे पीछे वाली थी, 14वीं विधानसभा है वर्तमान में। इसके आप लोगों को बताना है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष आप लोग जानते हैं ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो कि पंचकुला से
विधायक हैं और उपाध्यक्ष हैं रणबीर गंगवा। श्री रणबीर गंगवा जो हैं वर्तमान में हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, जो कि हिसार के नड़वा से विधायक हैं। रणबीर गंगवा उपाध्यक्ष पूछा है, ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऑप्शन है झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद और करनाल। बताइए किस जिले में ऐसा किया गया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का फरीदाबाद राइट आंसर है। फरीदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय थानेसर पर किसका शासन था? देखिए, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, फिर उसके पुत्र ने आक्रमण किया, फिर उसके पुत्र ने आक्रमण किया था, मसूद ने, मादूद ने, इन सब ने थानेसर पर आक्रमण किया था, हांसी पे आक्रमण किया था। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा कर्म इनका ध्यान रखना है। यहाँ पे पूछा गया कि महमूद गजनी के आक्रमण के समय थानेसर का शासन किसका था? तो मसूद, जयपाल, मादूद और हर्षवर्धन। तो तोमर नरेश जयपाल का शासन था जब महमूद गजनवी ने हरियाणा पर आक्रमण किया था, उस समय की ये बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नारनौल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत फेमस है, नारनौल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और ऑप्शन बहुत गजब है। 1739, 1739 में, 1799 में, 1761 में और 1710 में। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने, 1739, 99, 61 और 1710 में। तो नारनौल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1799 में नारनौल का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट, किस किस के बीच हुआ था ये भी ध्यान रखना है, और इसमें कौन विजयी हुआ था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा, लाला हुकुमचंद जैन, बनारसी दास गुप्ता, बी.डी. शर्मा। तो रेवाड़ी में बताइए नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो राइट ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे बनारसी दास। तो बनारसी दास ने रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना की थी और हरियाणा के 2 बार सीएम भी बने थे 1975 में। थोड़ा सा डीपली आप इनके बारे में पढ़िए। नेक्स्ट है, महाभारत में वर्णित नरकातरी या अनरक तीर्थ किस नदी किनारे स्थित है? यमुना, सरस्वती, मारकंडा और घग्गर। बताइए किस नदी किनारे स्थित है महाभारत में वर्णित नरकातरी तीर्थ? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सरस्वती नदी किनारे। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ से राइट आंसर होगा, सरस्वती। भाई एक आधी अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। नेक्स्ट है, भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब शुरुआत हुई थी उस समय इसमें कितनी फसलें शामिल थी, वर्तमान में कितनी फसलें शामिल है, इस साल कौन सी फसल इसमें शामिल की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016, 17, 18 और 19। तो किस वर्ष की गई थी भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत? वर्ष 2018 में। 29 जुलाई 2016 को हरियाणा में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई। तो पहला तो क्वेश्चन में बताया गया कि 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा में। किस जिले से हुई थी? करनाल, फरीदाबाद, झज्जर और गुड़गांव। तो बताइए किस जिले से हुई थी हरियाणा में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, झज्जर से। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? करनाल, फरीदाबाद, झज्जर, गुड़गांव। तो किस जिले में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना? झज्जर में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा किस वर्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना हरियाणा में हुई थी? 1977, 68, 69 और 71। 1967, 68, 69 और 71 में। तो सब जानते होंगे मेरे ख्याल से 1969 में हरियाणा सरकार द्वारा ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना, खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। और अगर आप लोगों को ये भी पता है तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे चौधरी देवीलाल थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड हरियाणा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो चौधरी देवीलाल थे। नेक्स्ट, ग्राम सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ग्राम सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? दिल्ली से, हिसार, लाहौर और पंजाब। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहाँ से किया गया था? हिसार से। ग्राम सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जिले से किया गया था? तो हिसार जिले से किया गया था। किसने किया था भाई और कब किया था? 1936, 1936 में किया था। और किसने किया था? लाला हरदेव सहाय ने। किसने किया था? लाला हरदेव सहाय ने। क्वेश्चनों को सेट किया गया। भी अब ऐसे क्वेश्चन तो बचे ही नहीं होंगे कि जो अब तक एसएससी ने एक बार भी ना पूछी हूँ, बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? देखिए एरिया के हिसाब से आपको बताना है। विधानसभा क्षेत्र 90 में से कौन सा सबसे छोटा है? सबसे बड़ा तो आप लोगों को पता ही होगा लोहारू, और सबसे छोटा कौन सा है? पंचकूला, बलरामगढ़, पटौदी और रतिया।
सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से फरीदाबाद में है बलरामगढ़, सबसे छोटा है एरिया के हिसाब से। और सबसे बड़ा कौन सा है? लोहारू। विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है। नेक्स्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बीरबल का छत्ता कहाँ है? बीरबल का छत्ता जो है कहाँ है? नारनौल या नारनौंद या कैथल या गुड़गांवा। तो बीरबल का छत्ता कहाँ पे है बताइए? नारनौल में। नारनौल में है बीरबल का छत्ता। नेक्स्ट है, हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? वाणिज्यिक फसल देखिए, रबी खरीफ सब जानते हैं। वाणिज्यिक फसल जिसको डायरेक्टली सेल करके प्रॉफिट कमाया जाता है वाणिज्यिक फसल होती है, जिसको हम लोग अपने घर पे नहीं रखते हैं, मतलब कि कुछ और उसमें से, जैसे गेहूं को हम लोग खाने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वाणिज्यिक फसल नहीं है। कपास, यहाँ पे ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर है, वाणिज्यिक फसल। और इसके साथ साथ आप कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ से देख सकते हैं कि वाणिज्यिक फसल और कौन सी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से एयर स्टल सेवा की शुरुआत की गई? हरियाणा के किस जिले से एयर स्टल सेवा की शुरुआत की गई थी बताइए? ऑप्शन है हिसार, सिरसा, करनाल और लास्ट है फरीदाबाद। तो एयर स्टल सेवा की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से की गई थी? हिसार से। किस जिले से की गई थी? हिसार से। हरियाणा के हिसार से एयर स्टल सेवा की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हरियाणा के नए गृह सचिव किसे बनाया गया? गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी सीएस की, मुख्य सचिव की बात नहीं हो रही है, गृह सचिव। ध्यान दीजिएगा, सचिव नाम रहते सब लोग विजयवर्धन पे जाते हैं, कि श्री विजयवर्धन नहीं। गृह सचिव है, ऑप्शन है विजयवर्धन, राजीव अरोड़ा, केसनी आनंद अरोड़ा और अशोक अरोड़ा। तो किसे हरियाणा का गृह सचिव बनाया गया? करंट का क्वेश्चन है, अक्टूबर में शायद इनके अक्टूबर सितंबर में ज्वाइनिंग होगी मेरे ख्याल से। तो राजीव अरोड़ा। नेक्स्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का कौन सा स्थान है? रैंकिंग है ये, इंडेक्स रैंकिंग, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 11वां, 13वां, 15वां या 16वां? तो कौन सा स्थान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? हरियाणा का 16वां स्थान है। हरियाणा में महाग्राम योजना कब लागू की गई? हरियाणा में महाग्राम योजना जून 2018, जून 2019, जनवरी 2018, जनवरी। तो पहली बात, महाग्राम योजना जिसकी आबादी 10,000 से ज़्यादा हो, तो इसकी योजना कब लागू की गई थी हरियाणा में बताइए? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, कब लागू की गई थी। और ये भी आप लोगों को पता हो, बता दिया मैंने कि 10,000 आबादी वाला, जून 2018, जून 2019, जनवरी 2018 और जनवरी 2019। तो महाग्राम योजना की शुरुआत की गई थी जून 2019 में। हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा? पानीपत, सोनीपत, करनाल और फरीदाबाद। बताइए किस जिले में किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे, सोनीपत। मेरे ख्याल से इतने समय में आप लोग क्वेश्चन अगर आंसर आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग जरूर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भाई ब्रांड एम्बेसडर सारे याद कर लीजिएगा, मेन जो है वो भी, और हरियाणा से जुड़े हुए जो भी हैं वो सब आप लोग याद करिए कि गुरुग्राम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर नीना गुप्ता, शेखर गुरेरा, विद्या बालन और गौरी शोरा। तो राइट आंसर है आपका शेखर गुरेरा। शेखर गुरेरा जो हैं स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर है गुरुग्राम की। बहुत बार इन पे क्वेश्चन पूछा है भाई। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट टाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट टाइम, यूनिट रेट, बैंडविड्थ, स्पीड, ब्रॉडबैंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, बैंडविड्थ कहलाता है। ए कंप्यूटर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, एक कंप्यूटर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CISC। तो CISC क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर विद ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स? विच एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाइज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल? दो एडजेसेंट सेल के बीच के डिस्टेंस को कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है? ऑप्शन है आपका सेल मर्जिंग, मर्ज का मतलब तो इकट्ठा करना, सेल स्पेसिंग मतलब सेल में स्पेस बताना, सेल लोडिंग या सेल जॉइनिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, सेल स्पेसिंग। पाइथन लैंग्वेज विच डाटा टाइप इज एन अनऑर्डर्ड एंड म्यूटेबल? ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जा सकते हैं और बिल्कुल नए क्वेश्चन है जो HSSC ने पूछे हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है यहाँ पे, सेट। पाइथन में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था?
बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। अगर ऑप्शन में हरियाणा होता बिहार की जगह तो मोस्टली हरियाणा ही करते, लेकिन बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। कहाँ से? उत्तराखंड से बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट एक पुस्तक के बारे में है, अमुक्ता माल्यदा। अमुक्ता माल्यदा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आजकल करंट में बहुत बुक्स हैं, आप लोगों को जो पिछले 4-5 महीने में रिलीज बुक हैं, जो फेमस ऑथर हैं, बुकर प्राइज़ वाले हैं, मेन बुकर प्राइज़ वाले हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वाले हैं, उन पुस्तकों को आप लोगों को जरूर देख लेना चाहिए। अमुक्ता माल्यदा पुस्तक किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त। तो अमुक्ता माल्यदा पुस्तक की रचना की थी कृष्णदेव राय ने। हाँ जी, नेक्स्ट है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यहाँ आप लोगों को बताना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान करवाए थे, और वो राष्ट्रीय उद्यान जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जिनको घोषित किया जा चुका है, वो भी एग्जाम में पूछे गए थे। तो वो बहुत बढ़िया क्लास है, आप लोग वीडियो को उसको देख सकते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बहुत आसान सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। उकाई परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित हो रहा है? या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का एक टॉपिक है, आपको जरूर मिलेगा, और मैंने भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। तो उकाई जो परियोजना है ये किस राज्य से है? गुजरात से। नेक्स्ट है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो बताइए, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1911, 1914, 1915 और 1919। 1911 में, 1914 में, 1915 में और 1919 में पनामा नहर का निर्माण किया गया था। 1914 में। किस वर्ष हुआ था? 1914 में। पनामा नहर, स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्माण कब हुआ था इनका? तो ये जरूर आप लोग इनके बारे में एक 1-2 लाइनें जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कौन से हैं? कई पेपर में प्राइमरी कलर पूछा हुआ है, कई पेपर में सेकेंडरी कलर भी पूछा हुआ है। ऑप्शन है RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, OGB, RYB और WGB। तो बताइएगा सेकेंडरी द्वितीय कलर कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी OGB आपका राइट आंसर है। OGB जो है आपके सेकेंडरी कलर है। प्राइमरी भी पता होना चाहिए, टेरिटरी भी आप लोगों को कलर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन करिएगा। 0, 1, 8, 27 है। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा? बहुत आसान सा है। कुछ क्वेश्चन आसान इतने मिलेंगे कि आप कहेंगे कि बहुत आसान है। 0 की क्यूब 0, 1 की क्यूब देखो 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 और फिर ऑप्शन आएगा लास्ट, उसके बाद क्या आएगा? 4 की क्यूब कितना? 64। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 2 की पावर 2x माइनस 6। ये इस तरीके से डॉट लगा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन के लिए। डॉट का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ये +8 इज इक्वल टू 0 है, तो x का मान बताइएगा क्या है? 2 की पावर 2x माइनस में है 6 और मल्टीप्लाई में है 2, नहीं मल्टीप्लाई में देखिए अगर सीधा 2 होता तो फिर 12 ही लिख देते ना। 2 की पावर x है और +8, तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है। और इस तरीके के केस में जो आप लोगों की एक जैसी टर्म होती है, 2 की पावर 2x है, -6 है, इंटू में 2 की पावर x है, प्लस के 8 को आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा? वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 की पावर x अगर कॉमन आ रहा है, 2 की पावर x को आप क्या ले सकते हैं? यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 की पावर x को। और उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ से सोल्व करना है। 2 की पावर 2x में से जब 2 की पावर 1x को हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना बचा है? 2 की पावर x। यहाँ पे था ये वाला टर्म, 2 की पावर x को हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ बचा है -6 और इज इक्वल टू में -8। अब सोल्व आप सिंपल ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं। सबसे आसान 0 वाला मुझे लगता है। अगर आप 0 यहाँ से उठाएंगे, भाई x की जगह या तो वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। जब 0 हम लोग रखेंगे तो किसी की पावर 0 अगर हम करते हैं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर यहाँ 0 -6 इज इक्वल टू -8। किसी की पावर 0 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई है तो बाहर 1 है ही, और ये हो गया 1 -6, तो ये कभी भी -8 नहीं आ सकता, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। माइनस कैलकुलेशन में मुश्किल रहता है। अगर हम लोग ये वाला ऑप्शन ट्राई करें, 2 की पावर 1 रखें जब हम लोग यहाँ पे, 2 की पावर 1 तो 2 ही होगा, और 2 की पावर 1 और इज इक्वल टू -8, तो ये बाहर 2 है,
2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 इज इक्वल टू -8। जी हाँ, 2 और -4 की मल्टीप्लाई कितना होगा, -8। 2 भी रख के ट्राई कर सकते हैं कि जब 2 की पावर 2 करेंगे हम लोग यहाँ पे, 2 की पावर जब आप लोग 2 करेंगे, यहाँ देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 -6 और इक्वल में है -8। 2 की पावर 2 4 होता है ना, यहाँ 4 है और 4 में से 6 जाएगा, यहाँ 4 है और मल्टीप्लाई 4 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2। बिल्कुल 4 और -2 की मल्टीप्लाई भी कितना होगा, -8। तो यहाँ से ऑप्शन सी ये वाला 1 और 2, एक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है 2 हो सकती है, ये हमारा यहाँ से राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन कि 0 5 है, उसके बाद 0.50 मतलब 0.50 है, फिर ये हो गया 0.55, उसके बाद हो गया 0.65, फिर 0.80। बताइए यहाँ क्या आएगा। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 0.05 ऐड हुआ, उसके बाद यहाँ आगे चलेंगे तो 0.10 ऐड हुआ, उसके बाद आगे चलेंगे तो 0.15 ऐड हुए, और उसके बाद आगे जाओगे तो फिर 0.20 ऐड होगा, और 0.80 में 0.20 छोड़ देंगे तो 1.0 हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पे 1। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन को 125 लिखेंगे तो हार्ड वर्क को कितना लिखा जाएगा। एग्जामिनेशन को 125 लिखा गया है तो हार्ड वर्क को कितना होगा, वीडियो को पॉज करके आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल ई का मतलब कौन से नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। फिर एक्स देखेंगे 23 पे 24 पे आता है, एक्स 24 पे, फिर ए पहले नंबर पे आता है, फिर एम एन 13 14 होते हैं ना, 13, आई 9 पे आता है, एन 14 पे। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 125 बनेगा। उसी तरीके से आपको हार्ड वर्क का निकालना है। नेक्स्ट है, अगर ए जी आई ओ है रिलेशन में तो ई के क्या होगा, यहाँ आपको बताना है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये जी है, जी के बाद एच छोड़ के आई आया है ना, तो अगर हम लोग देखें के के बाद एल छोड़ेंगे तो पहले नंबर पे क्या आएगा, एम आएगा। और अगर आप देखेंगे उसके बाद आई के बाद अगर देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ लिखा हुआ है। ई के बाद क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एम है, तो ऑप्शन डी होगा। ये भी रिलेशन बन जाएगी कि आई के बाद ओ है तो कितना छोड़ के आया, आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, तो यहाँ 9 और 6 15 है। तो अगर आप देखेंगे कि एम 13 पे आता है, 13 और 6 फिर 19 पे ऐसा आता है बिल्कुल। तो फिर ये इस तरीके से आप एम एस आपका आंसर हो जाएगा। अगर अल्फ़ा का मतलब प्लस है, बीटा का मतलब माइनस है, म्यू का मतलब एक्स है, और थीटा म्यू इज एक्स और थीटा इज डिवाइड है, देन इसको आपको सोल्व करना है। आप लोग मुझे लगता है कर लेंगे, बस आपको वैल्यू ही तो पुट करनी है। यहाँ पे 10 है और म्यू इज मतलब मल्टीप्लाई का साइन है 5, अल्फ़ा का मतलब है +10 एंड बीटा का मतलब है यहाँ पे माइनस, बीटा का मतलब है यहाँ पे माइनस है। एक टर्म यहाँ पे मिस से यहाँ पे 20 होगा। तो आपको सोल्व करना है, 3 3 5 15 10 25 20 में से जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5। बहुत आसानी से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बीटा के बाद एक आपको 20 को लिख लेना, स्किप हुआ है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं y+9 की। y+9, y-6 और 4 पहले 3 एलिमेंट हैं किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के गुणोत्तर श्रेणी के। आप लोग जानते हैं AP और GP, तो GP पे है और आपको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। और R आप लोगों को पता होता है, रेशियो होता है किसका, 2 टर्म का, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइड बाय थर्ड टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। यानी इसके डिवाइड में ये लिखेंगे R होगा y-6 डिवाइड बाय y+9, और 4 के डिवाइड में ये लिखेंगे, ये भी R होगा। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। 4 डिवाइड बाय में y-6, बस आर पार गुणा कर देंगे, वो आप लोग जानते ही हैं। y-6 और y-6 की गुणा करेंगे तो y-6 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a² + b² माइनस में 2ab इक्वल में यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 की तो 4y + 36 है ना। तो y² है, माइनस का 12 है, और ये प्लस का 4 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -12 और -4 कितने हो जाएंगे, -16y। ये प्लस का 36 दूसरी साइड जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और 36 में 37 आएंगे, कितना बचेगा 0। सिंपल यहाँ से आप y कॉमन ले सकते हैं, या फिर अब -16 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो कितना बचेगा 16y। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखेंगे, 0 रखेंगे तो दोनों साइड 0 आ जाएगा, है ना। और दूसरी वैल्यू अगर 16 रखते हैं y की जगह तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे आप लोग, बराबर होगा किसके, 16 गुणा, और y की वैल्यू कितनी 16। तो 0 और 16 ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज द ऑपरेशन इज देन ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी। बिल्कुल ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी। भाई ये इंटरसेक्शन सब ग्रुप के क्वेश्चन हैं, अच्छे खासे ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन में आपके पास मैथमेटिक्स था तो आप लोगों को आसानी से समझ आ सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है और डी सी के पिता हैं, ई डी की माँ है, तो ए और डी के बीच में आपको संबंध बताना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। कमेंट में जरूर इसका आंसर मुझे बताइएगा, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक इफ ए 3 × 3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स कितना होगा। 2a इनवर्स कितना होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि 2a का इनवर्स अगर आप लोग निकालेंगे तो फिर वो कितना आएगा। ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि a अगर 3/3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो और a इज इक्वल टू 3 है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इनवर्स कितना होगा। तो मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए यहाँ से देखिएगा 2a अगर इनवर्स आप लोगों को निकालना है डिटर्मिनेंट में तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ये निकालना है ना। इनवर्स तो ऊपर जाएगा तो ये निकालना है आप लोगों को। और एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊं क्या होता है कि 1/k कॉन्स्टेंट होता है ka, तो वो अगर आप लोग यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे जो है वो ऑर्डर आएगा। क्या आएगा? ऑर्डर। k की पावर आएगी यहाँ पे और वो k की पावर क्या होगी? ऑर्डर होगा। और यहाँ पे ये a है ही, यहाँ पे ऑर्डर है कितने बाय कितने का? 3/3 का। कितने बाय कितने का है यहाँ पे ऑर्डर? 3/3 का यहाँ पे ऑर्डर आप लोगों का है। 3/3 का यहाँ पे आप लोगों को क्या बताया गया कि 3/3 का आपका यहाँ पे ऑर्डर है। तो उसके बाद देखिए और ये है कितना यहाँ पे 2। यहाँ से देखेंगे तो ये अगर हम लोग यहाँ देखें तो 1/2a हमें निकालना है। 2 क्या है आपका? कांस्टेंट है यानी k है। और इक्वल में जब हम निकालेंगे तो k की पावर आएगी और k की पावर यानी 2 की पावर आएगी और पावर कितनी आएगी? जितने का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है? 3/3 की है। मैट्रिक्स 4/4 की हो सकती है, 2/2 की हो सकती है। तो यहाँ पे कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 3/3 की है। तो 2 की पावर 3 आएगा आपका यहाँ पे। कितना आएगा? 2 की पावर 3 आप लोगों का यहाँ पे आएगा। 2 की पावर 3 और साथ में यहाँ पे डिवाइड में क्या है आपका? a है। कितना है? a है आप लोगों का इस तरीके से। तो 1/2 की पावर क्यूब कितना हो गया? 8 हो गया। और a की वैल्यू तो आप लोगों को गिवन है, कितनी है? 3। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 आप लोगों का हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट है आपका, ऐसे नहीं डिटर्मिनेंट है। तो 1/24 1/24। बहुत आसान से ऐसे बेसिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैट्रिक्स के अच्छे लेवल का है वैसे तो ये क्वेश्चन, जब हमने किए ही नहीं है तो फिर हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा 0.96 की क्यूब माइनस 0.1 की क्यूब और डिवाइड बाय में 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर इस तरीके से दिया है। 0.96 की क्यूब है, हम इसको पढ़ते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब डिवाइड बाय में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर दिया, देखो 0.1 का स्क्वायर दिया है ना, और प्लस में 2ab, या सॉरी प्लस में सिर्फ a भी आता है। a है आपका 0.96 और इसको मल्टीप्लाई अगर करा दे 0.1 से तो ये वाली जो टर्म है कितनी आ जाएगी? 0.096, यानी ये वाली टर्म आ जाएगी। सेम लिखा है, कोई फर्क नहीं है ना। ये ऊपर लिखा है और ये सारा का सारा डिवाइड में, बस फर्क कितना है? 0.096 को 0.96 इंटू 0.1 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब ऊपर है और नीचे दिया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। और जब हम लगाते हैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। और यही सेम हमारे पास डिवाइड में है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये पूरी कट ही जाएगी टर्म, क्या बचेगा? सिर्फ a माइनस b। क्या बचेगा? सिर्फ a माइनस b। और a कितना है? 0.96 माइनस 0.1। तो बच्चों कितना बचा है? 0.95। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 0.95। कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 165 और 225 को विभाजित कर सकती है? सबसे बड़ी का मतलब HCF ही पूछा है, फिर 165 और 225 का HCF क्या हो जाएगा? तो इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो कितना आंसर हो जाएगा? 15। 15 राइट आंसर है। आप HCF निकालना आप लोगों को आना चाहिए। हिंदी के क्वेश्चन है, इन सब का मुझे आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट करके कि जो किसी के उपकार को याद करता है क्या कहलाता है? कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज और कृतज्ञ क्या कहलाता है बताइएगा।
नेक्स्ट है बिल्कुल हिंदी के क्वेश्चन है, आपको सारे मुझे बताने हैं। छठी का दूध याद आना, ये भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और सारे ऑप्शन आप लोगों को देखना है। छठी का दूध याद आना है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत हैरानी होना, भूख लगना, बीमार पड़ना या घोर ईर्ष्या करना। भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्शन भी आप लोग लगा सकते हो, क्या कुछ है तो बताइए। राइट आंसर मुझे इसका बताइएगा। HSSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से इसको नहीं डाला है, एज इट इज़ उठाया हुआ क्वेश्चन है ये। छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ बताइए। नेक्स्ट है धोती शब्द का बहुवचन रूप क्या है? बताइए। धोती शब्द का बहुवचन रूप ऑप्शन ए है धोती ही है, या फिर धोतियाँ हैं, या फिर दो धोती है, या फिर धोते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है राम चिट्ठी लिखता है, कर्मवाच्य है। बताइए। राम चिट्ठी लिखता है, राम ने चिट्ठी लिखी, कर्ता ने कर्म को, है ना। तो राम ने चिट्ठी लिखी, ऑप्शन बी मेरे ख्याल से यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। कमेंट जरूर करके बताइएगा हिंदी के क्वेश्चनों का आंसर। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में कुल स्वर कितने, वोवल कितने हैं अगर विसर्ग और अनुस्वार दोनों मिला दिए जाए तो? वैसे तो संख्या 11 है, और नहीं तो दोनों मिला दिए जाए तो स्वर की संख्या कितनी हो जाती है? 13। किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो वृद्धि संधि आप जानते ही है ना, सद प्लस एव, सदैव, जिनमें इस तरीके की डबल आप लोगों की मात्राएं आप लोगों को दिखे तो आप लोग बहुत आसानी से संधि तो आप लोगों को पता होगा, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। तो सदैव यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गुड़िया शब्द का बहुवचन बताइएगा। गुड़ियाएं, गुड़िया, गुड़िया या गुड़िया, बताइए क्या होगा आपका बहुवचन यहाँ पे? तो ऑप्शन बी गुड़िया। गुड़िया क्या होगा आपका यहाँ पे बहुवचन होगा गुड़िया शब्द का। नेक्स्ट है छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज, छेवराज उपाध्याय और नामवरण सिंह। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है, डॉक्टर देवराज। नेक्स्ट है आपको सही स्पेलिंग का बताना है कि किसकी सही स्पेलिंग है। अकोस्टिक्स, नॉर्कोटिक और परसिस्मिस्ट और परमानेंट। तो बिल्कुल अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, ACOUSTIC, अकोस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, अकोस्टिक आपका बिल्कुल सही स्पेल्ड है। नेक्स्ट है सिडनी इज ए ब्लैंक ब्यूटीफुल सिटी। आर्टिकल अगर आपको यूज करना है तो आप क्या लगाएंगे? ए, नॉट नीडेड, या कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे आर्टिकल की, या द या एन। तो सिडनी इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है सुटेबल क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आप लोगों को लगाने आते ही होंगे, क्वेश्चन टैग। तो पीछे भी मैंने क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन बनाए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके सुटेबल क्वेश्चन टैग आपको बताना है। आई एम हर चाइल्ड। एम मतलब क्वेश्चन टैग में एक तो होता है कि नेगेटिव सेंस में आता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, यानी नोट आएगा हर एक में। पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। दूसरा एम नोट नहीं होता है, तो इस केस में आर के साथ क्वेश्चन टैग में हमेशा आई के साथ आरंट होता है, तो आरंट आई। नेक्स्ट है सी इज इटालियन। इसमें क्या क्वेश्चन टैग आएगा? डिडंट सी, आरंट सी, नॉट नीडेड या इजंट सी। सी इज इटालियन पॉजिटिव है, नेगेटिव में आएगा, बिल्कुल एन है तीनों में। और इस केस में क्या आएगा? इजंट सी। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर? इजंट सी। नेक्स्ट है ईच ऑफिसर एंड ईच सोल्जर। इस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है, ईच एंड एवरी अगर आए और बीच में एंड लगा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? हमेशा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब या तो हैज है या वाज है, लेकिन स्पोकन से पता चलता है कि थर्ड फॉर्म लगेगी, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे? हैज का। ईच ऑफिसर एंड ईच सोल्जर हैज स्पोकन अबाउट द इंसिडेंट। मोस्ट अपोजिट मीनिंग आपको बताना है डिमिनिश का, यानी माइनस करना। मैंने बताया था आपको, डिमिनिश करना यानी क्या होगा? कम करना, रिड्यूस करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑगमेंट, बढ़ाना। ऑगमेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बढ़ाना। आपको रिवेल का बताना है अपोजिट मीनिंग। रिवेल का मतलब क्या होता है? रिवेल, उजागर करना। रिवेल का मतलब क्या था? उजागर करना। कोई चीज़ छुपी हुई है तो उसको बाहर निकालना, उजागर। हाइड का मतलब छिपाना होता है। टेल का मतलब बताना होता है। और डिस्क्लोज का मतलब क्लोज बंद करना होता है। डिस्क्लोज मतलब सामने लेके आना। शो मतलब दिखाना। अपोजिट मीनिंग आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखो, टेल भी बताना होगा, कोई चीज़ छुपी है तो उसको बताना। डिस्क्लोज करना भी मतलब कि क्लोज छुपाना होता है, तो डिस्क्लोज मतलब सामने लेके आना। शो का मतलब भी दिखाना। तो अपोजिट मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाइड, छुपाना। दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? बताइए, दाहिने हाथ का शंख जो है किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है सादुल्लाह, कृष्ण गोस्वामी, जैतराम और गुलाम हुसैन शाह। पुलिस कांस्टेबल, HSSC ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में इस क्वेश्चन को पूछा था। गुलाम हुसैन शाह, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख किस लेखक की रचना है? गुलाम हुसैन शाह की। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है? महाग्राम योजना मैंने बताया था पीछे,
यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुआत की है। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने की है? महाराष्ट्र ने दाहिने हाथ महा आवास योजना की शुरुआत की है। बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बुकर पुरस्कार इस साल का, अभी नवंबर की करंट अफेयर है, अक्टूबर नवंबर की। बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? डगलस स्टुअर्ट ने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। अब थोड़े से आपके ब्रांच स्पेशलिस्ट क्वेश्चन है, तो एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स ध्यान दें जरूर, और इन सभी क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बताइएगा? तो बिल्कुल आसान सा जवाब है आपका रिकेट्स। नेक्स्ट है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में हैं, सारे के सारे। मैं इनको हिंदी में भी आप लोगों को बता दूंगा, नहीं तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, आप लोगों ने इंग्लिश में ही पढ़ा है जरूर। हाउ कैन द नर्स एट बेस्ट हेल्प ए क्लाइंट हु इज नॉट एक्सेप्टिंग ए लॉस? लीव द क्लाइंट अलोन, कन्विंस द क्लाइंट टू एक्सेप्ट द लॉस। अगर कुछ चीज़ें आपके क्लाइंट ने खो दी हैं तो आप उनको किस तरीके से डील करेंगे? भाई ऐसा कहेंगे कि उनको अकेला छोड़ देंगे, या कहेंगे कि भाई जो खो गया आप स्वीकार कर लो, या क्लाइंट को बातचीत करके थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मेजरमेंट ऑफ यूरिनरी आउटपुट? यूरिनरी आउटपुट को मापने का बिल्कुल सही तरीका क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, और राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए नॉर्मल ब्रेथिंग रेट इज 8 से 12 पर मिनट, 18 से 22 पर मिनट, 26 से 30 पर मिनट और 12 से 16 पर मिनट। ये जरूर आप लोगों को पता होगा, कमेंट में आंसर जरूर बता दीजिए इसका कि नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना है, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट कितना होता है। नेक्स्ट है द लास्ट सेंस ए डाइंग क्लाइंट लॉस इज। लास्ट सेंसेस कौन से होते हैं जो डाइंग क्लाइंट की? स्मेल, हियरिंग, टेस्ट और साइट। बताइए द लास्ट सेंस ए डाइंग क्लाइंट विल लॉस इज क्या होता है? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आंसर होगा हियरिंग। हियरिंग इज द लास्ट सेंस ऑफ ए डाइंग क्लाइंट। विच कंडीशन इज नोन एज हाउसमेड्स नी? हाउसमेड्स नी की कौन सी कंडीशन यहाँ पे दिखाती है? 70 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा। पीछे मुझे कहा था, कमेंट किए थे कि सर आप आंसर को हाईलाइट मत कीजिए, तो इस बार हाईलाइट नहीं है आंसर, आप कमेंट करके बताइए, आप ही लोगों के लिए है। हाउ मच टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एक्सैलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर? कितना टेम्परेचर डिफरेंस होता है एक्सैलरी और रेक्टल में? तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो 71 है। बताइएगा क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लिवर, पैनक्रियाज, किडनीज एंड लंग्स। ये तो बेसिक आप लोगों को पता होगा, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एंड पैनक्रियाज इज सेकंड लार्जेस्ट। नेक्स्ट, डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पीपल गोज बैक टू चाइल्डहुड प्रैक्टिस। तो डिफेंस मैकेनिज्म इन विच पीपल गोज बैक टू चाइल्डहुड प्रैक्टिस कौन सा होगा? बताइए यहाँ पे, रिप्रेशन या रिग्रेशन? तो ऑप्शन डी आपका होगा यहाँ पे, रिग्रेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाटर लॉजिंग इन टिश्यू टर्म्ड एज। वाटर लॉजिंग इन टिश्यू टर्म्ड एज क्या कहलाते हैं? इसका भी आप कमेंट करके मुझे आंसर जरूर बताइएगा। वाटर लॉजिंग इन टिश्यूज टर्म्ड एज क्या कहा जाता है? और अगर नहीं पता हो तो वो भी आप कमेंट जरूर करिएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। ऑक्सीटोसिन, वेस्प्रेशन एंड प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन। क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय सेक्स रेशियो? एक आप लिंगानुपात किस तरीके से निकालते हैं? द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन ए पॉपुलेशन। किसी आबादी में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, है ना। हालुसिनेशन क्या होता है? इसका मतलब मेरे ख्याल से इंग्लिश में तो भाई भ्रम होता है, भ्रम हो जाना किसी चीज़ का। अब आपके लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे। फीलिंग ऑफ फैमिलियरिटी विद अनफैमिलियर थिंग, अल्टरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ वंस रियलिटी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुली एंड परसेप्शन ऑफ ऑकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सॉरी, इन फैटल डिस्ट्रेस ब्लैंक इज फाउंड इन द अमेंटिक फ्लूइड। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे नीचे, बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। इन फैटल डिस्ट्रेस ब्लैंक इज फाउंड
इन द एमनियोटिक फ्लूइड क्या पाया जाता है फैटल डिसऑर्डर डिस्ट्रेस के केस में। तो 78 है आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप लोगों का मैग्नीशियम यहाँ पे आपका राइट आंसर है। द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस डाइल्यूएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन 4 है, बताइए, बहुत आसान है, नॉर्मल सैलिन यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। एनीमिया ओकर इन द पेशेंट विच क्रॉनिक किडनी डिजीज ड्यू टू, एनीमिया ओकर होता है किसकी वजह से, डिक्रीज इन ऑप्शंस, डिक्रीज द प्लाज्मा एज मोलेस्ट, डिक्रीज द प्लाज्मा एज मोलरिटी, डिक्रीज द एर्थोपिटिन प्रोडक्शन और डिक्रीज इन रेनिन प्रोडक्शन। तो ऑप्शन सी मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका राइट आंसर है। इन विच रेस्पिरेशन कंडीशन यू विल फाइंड द पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन, किस केस में आप लोग पैराडॉक्सियल रेस्पिरेशन फाइंड आउट हुए। इन विच रेस्पिरेशन कंडीशन बताइएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से यहाँ पे आप लोगों का क्या राइट आंसर होगा। ए बी सी डी में क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से राइट आंसर होना चाहिए अटेंशन न्यूमेथ्रोक्स, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर ये होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी इस क्वेश्चन पे, मुझे इसका सही आंसर नहीं ध्यान है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए इसका। ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसीज क्या होता है, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फैटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी राइट आंसर है। द बुक डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स वाज रिटन बाय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स वाज रिटन बाय, ये लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बहुत फेमस पुस्तक है भाई, चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन इज क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हार्मोनल रिएक्शन और म्यूटेशन। तो अल्टीमेट सोर्स क्या ऑर्गेनिक वेरिएशन का, म्यूटेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। टेंडन किसको जोड़ता है भाई, बोन्स एंड मसल को। विच इज वाइडली यूज डायग्नोस्टिक्स टेस्ट फॉर एड्स, किस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है एड्स के लिए। बहुत सिंपल, साइंस में भी पूछा है इसको, तो एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द ब्लड टेस्ट टू बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटीकोगुलेंट इज, बताइए क्या होगा, प्लेटलेट्स, एपीटीटी या पीटी। बिल्कुल पीटी यहाँ पे राइट आंसर है। ब्लड टेस्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए ओरल एंटीकोगुलेंट के लिए। लास्ट नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है भाई, डीपीटी, बीसीजी, टैब या फिर बताइए ईसीजी। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन का कॉम्बिनेशन क्या है आपका, डीपीटी, ऑप्शन ए राइट आंसर है डीपीटी। पेनफुल मैक्ट्यूशन क्या कहलाता है भाई, 89 क्वेश्चन बताइए क्या होता है 89 का यहाँ पे। पेनफुल मैक्ट्यूशन क्या कहलाता है आपका, बी राइट आंसर है यहाँ पे। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की थी। ये पीजीआई रोहतक में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, पीजीआई रोहतक में। उसके बाद ये एचएसएससी ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है। बताइए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य आपके द्वार योजना किस वर्ष और कब शुरू की गई थी। 1 नवंबर 2003 को स्वास्थ्य आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य बेरोजगारी भत्ता ये उस समय के 2003 से 5 तक की जो पुरानी योजनाएं हैं उस समय की हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये थे आज के 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लेके आए, जो स्टाफ नर्स एग्जाम से रिलेटेड हैं और एमपीएसडब्ल्यू वाले भी कर सकते हैं। मिले जुले से क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए थोड़े बेसिक से क्वेश्चन लिए, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल यहाँ पे नहीं रखा है। तो मैं संदीप आप सभी के बीच एक और एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ सारे क्वेश्चन बार बार पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। और उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और पढ़ाई से एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड सारी आप लोगों तक टाइमली पहुंचाई जा सके। थैंक यू।